हरी भाई आजकल वहां पर हमारे लिए लिखने को तैयार बैठे हैं, वो लिखते हैं वो। तो वो कर रहे हैं, वहीं रह गए, वो वहां पे यहाँ नहीं आए जी अक्कू आपके जी। बिहार नहीं आए। तो वो एक सब धीरे धीरे मिला करके एक बड़ी कोशिश हो रही है। इसको सिर्फ चुनावी दृष्टि से देखना जी ठीक नहीं होगा। अब चुनाव में अगर वो सफलता भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत भी मिलती है, जी तो उसको दोनों लोगों को स्वीकार करना होगा, ना कि उसके विरोध में जी अपनी राजनीति चलानी जी होगी। और धीरे धीरे एक समय आएगा जब जी। चीजें सब मिल जाएंगी। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि वहां पे कांग्रेस के प्रति और डीएमके के प्रति लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा डाइवर्ट होके आएगा पॉजिटिव वे में बीजेपी की तरफ, और उसका फायदा मिलेगा और पार्टी वहां पर पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। अन्नामलाई की उन्होंने काफी तारीफ की और बताया कि किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए और लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप बताइए, क्या वाकई जिस तरह से अन्नामलाई पिछले 3-4 सालों, 2020 में वो पार्टी में आए, फिर 21 में उनको अध्यक्ष बनाया गया, और 3 सालों से जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, जो एक ढांचा बना हुआ था डीएमके कांग्रेस से उसकी सहयोगियों को, धीरे धीरे करके वो वाकई कमजोर कर चुके हैं क्या? देखिए मिहिर जी, एक सच्चाई तो है कि तमिलनाडु की सियासत में अन्ना द्रमुक के कमज़ोर होने के बाद विपक्ष का एक स्पेस बना है, लेकिन डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस है वो बहुत और बहुत मजबूत है। तो फिर भी विपक्ष का जो स्पेस है वहाँ पर अगर बीजेपी कुछ वर्क करते हुए अपना पोजीशन बना रही है तो ये बन रहा है, इसको मानना होगा। इसको वो दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के इस चुनाव में हमको मिलेगा प्रतिफल, तो संभव है मिले, लेकिन फिर भी ये देखा जाना होगा कि कितनी सफलता मिलती है उनको, कितने वोट प्रतिशत बढ़ करके रह जाता है या सीट भी मिल पाती है, ये देखना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अधिकार है कि वो बोले कि हम नए प्रदेश में अपना फैलाव कर रहे हैं। अच्छा। जी मैं आशीष की तरफ रुख करना चाहूंगा क्योंकि साउथ की बात हो रही है और डेटा की, और पहले चरण में आशीष जो चुनाव हो रहे हैं 102 सीटों पर, पिछली बार के चुनावों का अगर आप परफॉर्मेंस देखिए तो उसमें से 40 सीट पे बीजेपी जीती थी और कांग्रेस की 15 सीटें। बाकी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, जो कि एक डीएमके है जिसके की 24 सीटें वहां पर मिली हुई दिख रही हैं। अब की बारी जब चुनाव हो रहे हैं और 102 सीटों का अगर आप गणित देखेंगे जिसमें साउथ आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको लगता है कि बीजेपी इस नंबर पर, ये जो हासिल करने वाले नंबर है 40 को बढ़ा के आगे ले जाएगी, और ले जाएगी तो आपकी नज़र में यह आंकड़ा क्या 50 पार चला जाएगा? देखिए, पहले तो जैसा कि आपने कहा 102 में से 40, तकरीबन 40% सीट जो है मोटा मोटी जी वो फर्स्ट फेज में साउथ इंडिया की जा रही है। तो इसीलिए वो जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि बीजेपी बाग 303 में से सिर्फ वहाँ पे फर्स्ट फेज में सिर्फ 40 सीटों पे आगे है, तो और वोट शेयर भी अन्य पूरा ओवरऑल के मुकाबले काफ़ी कम है, तो यानी कि साउथ में जो है वो कमज़ोर है। दो चीज़ें जो हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एक, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो पार्टी रणनीति तय करती है कोई भी, वो एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म हमेशा आप वोट और सीट के कन्वर्ट में देखते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म होता है कि जनाधार कैसे बना रही है पार्टी। जैसा कि प्रेम जी कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तमिलनाडु में। ए कि अपोजिशन का स्पेस कमज़ोर हो गया है, जयललिता के बाद से एआईडीएमके काफ़ी कमज़ोर हो गई, तो वो एक स्पेस है। दूसरी चीज़ ये है कि अन्नामलाई के तौर पे बीजेपी को एक लीडर मिला है, ठीक है। तीसरी चीज जो पार्टी की बड़ी सफलता के लिए चाहिए, जो कि बीजेपी ने आसाम में कर पाई 2016 में, त्रिपुरा में कर पाई 2018 में, वो ये थी कि इन बाकी चीज़ों के अलावा स्टेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि लोगों में गुस्सा होनी चाहिए। मोटा मोटी कोई भी सर्वे जो आजकल आ रहे हैं उसमें ये नहीं दिख रहा है कि डीएमके के प्रति काफ़ी गुस्सा है लोगों में। तो वोट के बेस पे जो स्पेस मिला है, जो लीडर मिला है, उसकी तुलना में बीजेपी वोट में इजाफा करेगी, लेकिन सीटों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा ऐसा नहीं दिखता है। दूसरी बात, जो 40 सीटों वाली बात रही, तो उसमें ज़्यादातर सीटें आप देखेंगे कि उसमें आधी सीटें राजस्थान की भी है, यूपी के भी कुछ सीटें हैं। तो जो 40 सीटें आई थी बीजेपी की, मोटा मोटी इन बेल्टों की है और वो वहाँ पे मेंटेन करेगी। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, बहुत बड़ा
जो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 40 से 60 हो जाएगा और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये 40 से 25 पे आ जाएंगे। तो कमोबेश उसी आंकड़े के आसपास रहेगा। बीजेपी के लिए जो असली परीक्षा होगी, जो चैलेंज होगा, वो दूसरे फेज तीसरे फेज से शुरू हो जाएंगे। वहां पे वो कितना मैक्सिमाइज करते हैं, फर्स्ट फेज में मैक्सिमाइज करने की बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, थोड़ी बहुत होगी और वो तो होते रहती है इलेक्टोरल। साउथ से कितना फायदा ले पाएगी बीजेपी? क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री की रणनीति देखेंगे तो साउथ को लेकर बहुत एग्रेसिव रही है, बहुत सारी रैलियां हुई है। इसके अलावा कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊं, आशीष जी, काशी तमिल संगमम है, राम मंदिर का मुद्दा साउथ में बहुत इफेक्टफुल माना जाता है। इसके अलावा थिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी है, तमिल भाषा पर रिसर्च करने की बात, और सबसे पुरानी भाषा प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र इस बार के संकल्प पत्र में किया है। बहुत सारी चीजें जो तमिल को लेकर और तमिलनाडु को लेकर इस वक्त की जा रही है, और चाहे वो कैंपेनिंग के लिहाज से भी हो। तो ये ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, साउथ में तमिलनाडु में इन टर्म्स ऑफ वोट डेफिनेटली फायदा होगा और सिग्निफिकेंट होगा, और डबल डिजिट, पिछली बार 3.5% के आसपास वोट शेयर था, वो 10 से ऊपर जाएगी, वो 15 भी जा सकती है। ये नहीं हो सकता है कि 25 से ऊपर चली जाए, पहली बात। दूसरी बात, तमिलनाडु में सिर्फ 5 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी पिछले 2-3 इलेक्शन में सेकंड पोजीशन पे रही है। कन्याकुमारी की सीट थे जो पहले वो कभी जीती भी थी। तो यानी बीजेपी अभी थोड़ा सा थ्रेशोल्ड का जो कॉर्नर है उसको पार करने में उसको थोड़ा और मजबूती लाना पड़ेगा और समय लगेगा। बस एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, साउथ में कर्नाटक उनके लिए द्वार ऑलरेडी खुल चुका था और वहां मैसिव डोमिनेंस है। तेलंगाना के रूप में एक है उनके पास स्पेस, हालांकि वो चौथे फेज में इलेक्शन है, वहां पे मैक्सिमाइजेशन की चांसेस है। केरला में, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। आंध्रा में चूंकि टीडीपी के साथ अलायंस है तो वहां भी कुछ सीटों का उनको फायदा हो सकती है। जी, मैं विवेक रामकृपाल जी से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। किसी भी जगह, किसी भी राज्य में पार्टी का झंडा लहराने के लिए एक ध्वजवाहक की जरूरत होती है जो कंधे पे उठाए और लेके चले। क्या आपको अन्नामलाई में ये संभावना दिखती है? क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड और कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। अभी पिछले साल की बात है, उन्होंने अन्नादुरई को लेकर एक बयान दे दिया और कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म